सो वेलकम फ्रेंड्स हमारे इस यूनिक इनिशिएटिव में जिसमें हम डेली कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं और उस पर थोड़ा रिसर्च करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं और ये आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस कहता है कि you can easily score 40 to 50 marks higher than your normal score, right? I was able to score around 125 plus marks in UPSC 2022 prelims, right? तो आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, राइट? और इसीलिए कहता हूँ यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन आपको उस तरीके का क्वेश्चन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपकी टेस्ट सीरीज कभी बना के नहीं दे सकते, क्योंकि इनका ये हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक आपसे पूछ रहा होता है। यूपीएससी के आंसर्स आप कभी भी सीधे सीधे कहीं पे नहीं पाएंगे। आपके पास अवेलेबल नॉलेज है, उसी से आप डिराइव कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन था R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, मैंने अपना जो 2021 का प्री दिया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन ठीक मार्क करा था, मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, राइट? तो लेकिन मैं कैसे राइट आंसर तक पहुंच पाया? मेरा थॉट प्रोसेस उस वक्त ये था कि R2 मैंने ये पढ़ रखा था कि 3R प्रिंसिपल्स, राइट? 3R प्रिंसिपल्स या 4R प्रिंसिपल्स ये किस चीज से रिलेटेड होती है? जैसे रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिपेयर, इस तरीके से, राइट? ये इन चीजों से आपके डील करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि R2 भी कहीं ना कहीं इसी सीरीज का एक हिस्सा है, राइट? और ये बिल्कुल सही था। ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग है इससे रिलेटेड है आपका R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। बेसिकली ये एक 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 इस तरीके से कोड बनाया गया है, इंटरनेशनल कोड है, कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकल करें तो वो रिस्पॉन्सिबली कैसे करें। R2 का मतलब यहाँ होता है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, राइट? रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जानना हो जाता है कि ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, क्योंकि आगे फ्यूचर में यूपीएससी इसी पे कोई ना कोई नया क्वेश्चन बिल्ड कर सकता है, राइट? तो इसी पे कोई ना कोई क्वेश्चन बना सकता है। तो क्या ये एक बाइंडिंग कोड है? नो, इट इज नॉट ए बाइंडिंग कोड। कोई भी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल कोड आपके लिए बाइंडिंग नहीं होता है, राइट? इट इज नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन जो कंट्रीज है यूजुअली इसे अडॉप्ट करते हैं ताकि रिस्पॉन्सिबली वो एनवायरमेंट सस्टेनेबल वो रिसाइकलिंग कर सके। इसके साथ आपको अब कमेंट सेक्शन में बताना है थोड़ा इससे रिलेटेड एक दूसरी न्यूज आपने सुनी होगी कि वो कौन सी रिसेंटली एक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? आप उसे एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी मान सकते हैं। तो कौन सी वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने राइट टू रिपेयर, राइट, राइट टू रिपेयर, आपको ये मेरी राइटिंग में थोड़ी दिक्कत लग रही होगी क्योंकि मैं लैपटॉप का ही टच पैड यूज कर रहा हूँ, हर बार मैं यही आपको कहता हूँ हर लेक्चर में, राइट? तो राइट टू रिपेयर ये कौन सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है, राइट? और राइट टू रिपेयर ये भी इस पे थोड़ा रिसर्च करना। राइट टू रिपेयर दुनिया में पहली बार कहाँ लाया गया, कौन से कंट्री के कौन से स्टेट लेजिस्लेचर ने ये अडॉप्ट किया, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वेयर व्हाई इज देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। ये यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ वेस्ट पे, देखो यूपीएससी के क्वेश्चन को देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे है, अगला क्वेश्चन आपके कॉपर के वेस्ट पे है। आपने 2019 का एक प्री देखा होगा, उसमें पहली बार आपको फ्लाई ऐश पे क्वेश्चन आ गया था। अभी आगे हम देखेंगे 2021 में ही, राइट? 2021 का जो हम ये प्री का अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें पॉल्यूशन पे आ गया था, मैग्नेटाइट पार्टिकल, मैग्नेटाइट एमिशन। तो वेस्ट पे, पॉल्यूशन पे, इन सारी चीजों पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे इस साल एक और क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने 2022 में, वो आपके जो पोल्यूशन लिमिट्स है, डब्ल्यूएचओ के नए पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स, उस पे क्वेश्चन आ गया था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो पोल्यूशन हो गया, वेस्ट हो गया और इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, कि दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। इसको स्टैंड बाय मोड में रखो कि कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। सम हैवी मेटल्स भाई हो सकता है, अब देखो हैवी मेटल्स की लीचिंग इवन आपके आपके जो कोल फर्नांसीज है,
राइट। जैसे आप कह सकते हैं कि जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के वेस्ट से भी आपके हैवी मेटल्स लीच होते हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉपर का जो स्लैग होगा, मींस कॉपर की जब रिफाइनमेंट हो रही है, उसके ओर से उसे निकाला जा रहा है, तो हैवी मेटल्स तो कहीं भी होंगे, लेड जैसे, राइट, जिंक्रोनियम वगैरह हो गया, राइट, कैडमियम हो गया, ये हैवी मेटल्स तो ये कहीं पे भी नेचुरली पाए जाते हैं। ऑब्वियसली कॉपर स्लैग में भी कहीं ना कहीं पाए जाएंगे, थोड़ा बहुत तो होगा, राइट। तो सम हैवी मेटल्स, ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है, इसको आप राइट मानो, राइट, इसे राइट मानो, जनरल स्टेटमेंट। एंड दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पोल्यूटेंट। मे रिलीज करता होगा भाई, मे रिलीज पूछा हुआ है, मस्ट रिलीज ये नहीं बोला हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये भी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। पर यहाँ देखो, लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यूपीएससी ऐसी ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट में आपको हर बार फंसाता है। इसका आंसर बी है, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। ये लीथल क्वांटिटीज कार्बन मोनोऑक्साइड की रिलीज नहीं करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, सही बात है, बट लीथल क्वांटिटीज का मतलब है कि उसके आसपास लोग रह ही नहीं रहे हैं। तब तो भाई, तब तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट कहीं पे लगाते ही नहीं हम। लीथल क्वांटिटीज मतलब जानलेवा। तो जानलेवा मतलब वहां पे तब तो काम भी नहीं कर सकते हैं कोई लोग, समझ रहे हो? इस तरीके से लॉजिक लगाओ। अगर लीथल क्वांटिटीज में एमिशन हो रहा है वहां पे किसी कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट पे, तो वहां काम कैसे कर रहे हैं लोग? वो तो मर ही जाएंगे, राइट। तो इस तरीके की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, अगेन सारी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रॉन्ग नहीं है, ये लॉजिक ढूंढना पड़ेगा आपको उसके पीछे। इसी तरीके से आप यूपीएससी के, इसीलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, दैट इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन एवर ज्वाइन। इसके साथ अब हमें जानना है स्टील स्लैग को। हमने कॉपर स्लैग को जान लिया, स्टील स्लैग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगले साल के लिए। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जो हमारा फर्स्ट स्टील स्लैग रोड है इंडिया में, वो कहाँ आया? आपके सूरत में। सीएसआईआर और जो हमारा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने मिलकर सूरत में इंडिया का पहला स्टील स्लैग रोड बनाया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टील स्लैग भी बिल्कुल कॉपर स्लैग की तरह एक वेस्ट मटेरियल है स्टील इंडस्ट्री का। इसके यूज क्या क्या हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में? बिल्कुल सर। और आपके रोड कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल हमने देख लिया कि सूरत में हुआ। सॉइल ट्रीटमेंट में इसका यूज है, और वो आपसे सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में भी अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है, आप सॉइल ट्रीट तो कर सकते हैं, पर कैसी सॉइल ट्रीट कर सकते हैं? डेफिनेटली एसिडिटी, जो सॉइल में एसिडिक एलिमेंट्स आ गए हैं, उसे आप ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील तो मेटल है, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक। तो एसिडिटी, सॉइल की एसिडिटी को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो बेसिक, मतलब बेसिक नेचर के जो आपके ऑक्साइड होंगे या उसके जो सॉल्ट होंगे, उसे आप ऐड करेंगे, बिल्कुल। तो स्टील स्लैग तो बेसिक है। इट मीन्स ये आपकी सॉइल एसिडिटी को ट्रीट कर सकता है, सॉइल अल्केनिटी को ट्रीट नहीं करेगा, ये उसे बढ़ा देगा, राइट। और नेक्स्ट आता है कि ये सॉइल न्यूट्रिशन के तौर पे भी काम करता है, जो हमारे सिलिकेट्स होते हैं, राइट। इसमें सिलिकेट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये इट इज ए रिच सोर्स ऑफ सिलिकेट्स फॉर द सॉइल। तो ये हमारे इसके कुछ यूजेज हो गए, आपको याद रखना है। बेनिफिट इसके बिल्कुल लेस कॉस्टली है, ड्यूरेबल है, और इसका वेस्ट का सबसे बड़ी बात है कि जो वेस्ट चीज है उसका हम रीयूज कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक यूज उसका कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कि इसके जो भी रोड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़िया होती है, और इसमें जो नेट एमिशन होगा पोर्टलैंड सीमेंट से वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप सीमेंट बनाते हो पत्थर से, उसे बनाने में आप बहुत ज्यादा कार्बन खर्चा कर देते हो, राइट। उसमें बहुत ज्यादा आप फ्यूल बर्न कर देते हो, कोल बर्न कर देते हो। यहाँ पे वेस्ट का यूज जब आप सीमेंट की जगह करोगे तो डेफिनेटली आपका वो जो कार्बन एमिशन है वो कम होंगे, राइट। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। इशू लेकिन इसके साथ एक ये आपको याद रखना है, स्टील स्लैग के साथ रोड में एक इशू आता है, वो ये कि देखो जैसे ही सनलाइट पड़ेगी स्टील स्लैग पे, सनलाइट पड़ेगी तो स्टील स्लैग क्या है कि वो एक्सपेंड कर जाएगा, राइट। क्योंकि वो अब सीमेंट नहीं है, वो स्टील स्लैग है, तो मेटल तो गर्म होगी, तो स्लैग वाली पूरी जो रोड है वो एकदम एक्सपेंड कर जाएगी, राइट। वो एक्सपेंड कर जाएगी, इसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। फिर रात को जब ठंड होगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस करके जो रोड का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाय द टाइम वो डैमेज हो जाता है, और गर्मी के समय में उसका जो रोड का जो लेवल है वो लेवल अप हो जाता है, राइट। तो ये कुछ इसकी दिक्कतें हैं। रोड एकदम उतनी स्टेबल नहीं रहती है, हालांकि ड्यूरेबल है, रोड ड्यूरेबल है, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहती है, उसकी एलिवेशन चेंज हो जाती है। ये एक इसका इशू है। नेक्स्ट आता है ब्लू कार्बन पे, क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों।
ब्लू कार्बन क्या होता है? सिंपल बात, ब्लू कार्बन का मतलब ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन था, मुझे इस पे डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, याद रखना है बस। ब्लू कार्बन का मतलब सिंपल बात कि जो भी आपके ओशंस में और कोस्टल इकोसिस्टम्स में कार्बन कैप्चर्ड है, दैट इज योर ब्लू कार्बन। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। अगर मतलब मुझे ये भी डिस्कस करना पड़े तो ये दिक्कत होगी, ये राइट, ये आपकी प्रिपरेशन का लेवल आपको तब बढ़ाना होगा। ब्लू कार्बन इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन हमें इसके साथ अब याद रखना है, ब्लू कार्बन से हमें थोड़ा रिसर्च करना है, एक रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि ब्लू कार्बन इनिशिएटिव के बारे में हमने जानना है। देखो ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है और ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, याद रखना है, ये यूएनओ का इनिशिएटिव नहीं है, ये यूएनओ का इनिशिएटिव नहीं है, ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है जिसमें जिसमें आपके बहुत सारी गवर्नमेंट्स और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे मिलकर इसमें एक पार्टिसिपेंट बनते हैं। और ये कोऑर्डिनेट कौन करता है इस इनिशिएटिव को? दो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जिस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है 2018 में, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूएन की कोई बॉडी नहीं है, ये भी एक एनजीओ है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। दूसरा आईयूसीएन, ये भी आईयूसीएन भी यूएन की बॉडी नहीं है, ये भी एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरा इसमें यूएन का जो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है, आईओसी, यूनेस्को का, राइट, वो भी इसे कोऑर्डिनेट करता है। तो यूएन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये टोटली यूएन का इनिशिएटिव नहीं है। अगर वो बोले कि यूएन इनिशिएटिव है, नो, it is not an UN initiative, it is an intergovernmental plus inter research institutions and non-governmental organizations together they फॉर्म ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, जिसका मेन एम है कि ये जो ओशंस में कार्बन कैप्चर हो रहा है इसको सस्टेन करना, बेसिकली ओशन की जो ग्रीन इकोलॉजी है उसको मेंटेन रखना, दैट इज द पर्पस, राइट। नेक्स्ट आता है दोस्तों फर्नांड सॉइल पे। ये क्वेश्चन आया हुआ था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, किसी को पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन यूपीएससी में कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपको ये लग सकता है फर्स्ट प्राइमा फेसी देखने पे, इसीलिए आपको हमेशा लॉजिकल एलिमिनेशन की टेक्निक्स या फिर कि कौन सी स्टेटमेंट जनरलिस्टिक है, कौन सी राइट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, राइट पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये आपकी टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए। तो फर्नांड सॉइल पे ये पूछता है, देखो खुद सोचो, फर्नांड का मतलब क्या है? जहां पे कुछ जलाया जा रहा है। ऑयल का मतलब क्या है? ऑयल का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके का कोई तेल हो सकता है। लेकिन अब यूजुअली फर्नांड ऑयल कहां से निकलेगा? जहां भी आप कौन सा तेल जलाते हो, राइट, खाने वाला तेल थोड़ी ना जलाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका जो नेचुरल ऑयल है, राइट, नेचुरल ऑयल है, उसे कहीं फर्नांस पे जलाया जा रहा है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि नेचुरल ऑयल को कहीं फर्नांस पे जलाया जा रहा है और वहां से कुछ ऑयल निकल रहा है। उसकी यूजेस के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। ठीक लग रहा है भाई कि ऑयल रिफाइनरी में जो आपका मान लो पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, उसके साथ साथ कुछ वेस्ट ऑयल भी निकलेगा, उसे हम कह सकते हैं फर्नांस ऑयल, राइट, अगर हमें पता भी ना हो। नेक्स्ट कि सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, हो सकता है, सही बात है भैया, सम इंडस्ट्रीज करती होंगी। मान लो अगर यूपीएससी की नॉलेज में है भी नहीं ऐसी कोई इंडस्ट्री, तो हो सकता है दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री हो, राइट, या अफ्रीका की किसी कंट्री में हो कोई इंडस्ट्री लगी हुई, भाई है ना, सम इंडस्ट्रीज बोला है तो सम तो हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मेरे घर पे कोई छोटी इंडस्ट्री हो, राइट। दैट इज द की कि इस तरीके के जो लाइट वर्ड्स हैं इसे कैसे आप रिलेट करते हो। नेक्स्ट कि इट्स यूजेस कॉज सल्फर एमिशंस इनटू द एनवायरनमेंट। देखो सल्फर एमिशन इवन आपके रिफाइंड ऑयल से भी होता है। रिफाइंड ऑयल का मतलब जो आपका मान लो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उससे भी सल्फर एमिशन निकल रहा है। तो जो ऑयल रिफाइनरी से वेस्ट प्रोडक्ट है फर्नांस ऑयल, डेफिनेट सी बात है इसमें तो सल्फर एमिशन और ज्यादा होगा, वेस्ट से तो सल्फर एमिशन और ज्यादा होगा अगर रिफाइंड से भी हो रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट लग रही है और आंसर इसका डी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट, लॉजिकल था, कुछ भी ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं थी, एडिशनल इन्फो क्या ही बताएं आपको इसमें। नेक्स्ट आता है कि इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अगेन दिस वाज द लॉजिकल क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी कभी आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन पे था। सक्सेशन का टॉपिक होता है एनवायरनमेंट में कि प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ये प्राइमरी सक्सेशन से क्वेश्चन पूछा था कि
बिना सॉइल वाली सरफेस पे इनमें से कौन कौन सी चीजें उग सकती है, वो भी नेचुरली। ये हाइड्रोपोनिक्स की बात नहीं कर रहा है, नंबर वन। एरोपोनिक्स की बात नहीं कर रहा है, राइट। एक्वापोनिक्स की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है नेचुरली, कि नेचुरली इनमें से कौन कौन सी चीजें सॉइल लेस मीडियम में, सॉइल लेस सरफेस पे सरवाइव कर सकती है। तो ये प्राइमरी सक्सेशन का क्वेश्चन था। इससे पहले यूपीएससी ने बहुत बार प्राइमरी सक्सेशन पे पूछ लिया, सेकेंडरी सक्सेशन पे पूछ लिया। शायद अभी ये परेशान हो गया होगा, तो यूपीएससी ने 2021 में इस तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा। तो इसका आंसर सिंपल ये है, लाइकेन्स और मॉसिस। देखो लाइकेन सरवाइव कर सकते हैं, ये बात तो सभी को पता है, राइट। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब यही होता है कि जो सबसे पहले जो मान लो बेयर रॉक के सरफेस पे जो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म पनपता है, वहां पे पनप के वो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा, वहां पे उस रॉक को धीरे धीरे इरोजन में थोड़ा मदद करेगा, राइट। वहां पे सॉइल तैयार करेगा, वहां फर्टिलाइजर्स तैयार करेगा, राइट, और नाइट्रोजन का सिंथेसिस करेगा ताकि सॉइल अच्छी हो सके और बाकी पौधे उग सके। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्राइमरी, राइट, पाइनियर स्पीशीज। प्राइमरी सक्सेशन जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं पाइनियर स्पीशीज, राइट। तो पाइनियर स्पीशीज इनमें क्या है, सिंपल बात, लाइकेन्स हो गए, बिल्कुल सर, और मॉसिस हो गए। इसमें मॉसिस में कंफ्यूजन था। मॉसिस में कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि लोगों को लगा कि जो मॉसिस है ये तो हमारे घर की दीवार पे भी उगते हैं भैया, मिट्टी की अगर कहीं दीवार हो तो मिट्टी चाहिए होती होगी। नहीं सर, मॉसिस को अगर आप एनसीईआरटी को भी देखोगे, एनसीईआरटी का अगर आप 10th या 11th चैप्टर देखोगे 12th क्लास की एनसीईआरटी का, उसमें लाइकेन और मॉसिस दोनों मेंशन्ड है, राइट, दोनों मेंशन्ड है। और मॉसिस का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्यों मॉसिस सॉइल लेस मीडियम में पनप सकते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं, अभी सर्च करना है इसके बारे में, कैरीबाउ मॉस, राइट, CARIBAU, कैरीबाउ मॉस, राइट। कैरीबाउ मॉस आपको मिलेगा पोलर एरिया में। पोलर एरिया में एक जीव पाया जाता है कैरीबाउ। ये कैरीबाउ उस मॉस को खाता है और ये आपके बर्फ वाले सरफेस पे भी, बेयर रॉकी सरफेस पे भी उगता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर इसका है ये 2 और 3 है। फर्न के लिए देखो मिट्टी चाहिए होती है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका लगना था कि कौन सी चीजें आपकी कौन से इसमें पड़ती है, राइट, कैटेगरी में, कोई प्लांट है, प्रोटिस्ट है, राइट। तो ये पूरी जो कैटेगराइजेशन होती है, अगर आप इसमें क्लियर होते तो आप इसमें फर्न को एलिमिनेट कर देते, राइट। और मशरूम भी बेसिकली आपको भले ही सॉइल ना चाहिए होती हो, लेकिन उसमें कुछ सरफेस नीचे, मशरूम इज बेसिकली ए डेट्रिटिवोर, ए सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ का मतलब होता है कि भैया ये जो ऑलरेडी डेड मैटर है ये मोस्टली मशरूम्स जो है उसमें उगते हैं। मशरूम इज बेसिकली ए काइंड ऑफ फंगस, राइट, फंजाई। तो फंगस किस चीज पे उगता है, ये आपके डेड मैटर पे उगता है। तो ये विदाउट सॉइल तो हम इसे कैटेगराइज नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनली डेड मैटर भी सड़ के क्या बनेगा, सॉइल ही। तो ये जो प्राइमरी सक्सेशन वाला क्वेश्चन था, इसके आंसर है 2 और 3। तो इसमें अब थोड़ा अगर हम और रिसर्च करें कि प्राइमरी रिसेशन सक्सेशन होता क्या है। देखो जैसे ये बेयर रॉक हो गई, इस पे जब लाइकेन्स उगेंगे, लाइकेन्स इज बेसिकली ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन योर बैक्टीरिया, राइट, योर बैक्टीरिया एंड योर फंजाई, राइट। बैक्टीरिया और फंजाई के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। लाइकेन कोई एक जीव नहीं होता है, राइट। ये दो जीवों का एक मिश्रण है, दो ऑर्गेनिजम्स। क्या, एक आपका बैक्टीरिया हो गया, राइट, और दूसरा आपका जो फंजाई हो गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइकेन्स। तो इस तरीके से आपका होता है प्राइमरी सक्सेशन, मतलब जो नंगी रॉक पे सबसे पहले जो लाइकेन्स उगते हैं वो आपका प्राइमरी पायनियर स्पीशीज, राइट। फिर छोटे छोटे प्लांट इसमें और लाइकेन और ज्यादा उगेंगे, इस तरीके की इसमें मिट्टी तैयार होगी। जब लाइकेन इसमें अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी तैयार होगी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये, इसे आप कहेंगे इकोटोन एरिया। यहाँ पे आपके बेयर रॉक वाले जो पौधे हैं वो भी मिलेंगे और बड़े बड़े जो पौधे हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। फिर धीरे धीरे जब आप आगे की ओर पढ़ेंगे, इसे हम कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब जो अपने
इस तरीके की ग्रोथ में जो क्लाइमेक्स तक पहुंच गई है, राइट, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है किसी कम्युनिटी का। तो दिस इज योर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यहाँ पे लास्ट तक आते हुए। इधर पायनियर कि भैया शुरुआत किसने की, यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कि भैया ये एंड किसके साथ हो रहा है, ये पूरा इकोसिस्टम, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एज इफेक्ट, यहाँ बीच में कहाँ पे, जो इकोटोन का एरिया होगा। इकोटोन का एरिया मतलब जहां दो अलग अलग इकोसिस्टम्स की जो स्पीशीज है वो आकर के मिलेंगे, राइट। यहाँ पे देखो आपको बड़े पौधे भी देखने को मिलेंगे, यहाँ छोटे पौधे भी है, लाइकेंस भी है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इकोटोन एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, राइट। यहीं पे आपको एज इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, एज इफेक्ट एनवायरनमेंट में, कि कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जो सिर्फ इस एज पे आपको मिलेगी, इकोटोन के एरिया में आपको देखने को मिलेगी। जैसे एस्चुरीज हो गया, ये भी एक इकोटोन एरिया है। एस्चुरीज आपके इकोटोन एरिया में आती है, कि जहाँ पे आपके जो ओशियनिक स्पीशीज है वो भी देखने को मिलेगी, और जो लैंड मास वाली जो आपकी सरफेस वाली स्पीशीज होती है, पेड़ पौधे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपके हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। कल के लेक्चर्स में फिर मिलेंगे दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइए कि हम इन लेक्चर की सीरीज को कैसे बेटर कर सकते हैं। बाकी PSIR के भी कुछ लेक्चर्स मैं अपलोड करता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, राइट। तो फॉलो करते रहिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता है। और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।